नमस्कार। बीएससी द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज के वीडियो में आज हम हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भ्रूणीय विकास का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य इस संबंध में चर्चा करें। अरस्तु एक वैज्ञानिक एक विचार के रूप में पाए गए थे और इन्होंने मुर्गी के चूजे का परिवर्धन की प्रक्रिया का अध्ययन किया है। इनके द्वारा मुर्गी का जो अंडा होता है निषेचन के समय अविरत रूप से पाया जाता है। निषेचन के पश्चात में इसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रक्रिया शुरू हो जाती है और क्रमबद्ध रूप से विविध होते हुए यह पूर्ण प्रवर्धित चूजे में रूपांतरित हो जाता है। अरस्तु को जो भ्रूण परिवर्धन है इसका संस्थापक कहा जाता है। इनके पश्चात अन्य जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने समय समय पर भ्रूण विकास के अंतर्गत विभिन्न जो सिद्धांत हैं उनका प्रतिपादन किया। पहला जो सिद्धांत है पूर्व रचना सिद्धांत, प्री फॉर्मेशन थ्योरी, इसके अंतर्गत वैज्ञानिकों के दो अलग अलग समूह पाए गए। एक समूह को ओविस्ट के नाम से जाना जाता है, जिनके अनुसार ये जो जंतु की उत्पत्ति है उसका आधार अंडे को माना गया। उनके अनुसार अंडे के अंदर जो जीव है एक सूक्ष्म रूप में पाया जाता है जो परिवर्धन के पश्चात पूर्ण प्रवर्धित वयस्क में रूपांतरित हो जाता है। दूसरा जो समूह था वैज्ञानिकों का उसको स्पर्मिस्ट के रूप से जाना जाता है। इनके अनुसार शुक्राणु के अंदर जो जीव है सूक्ष्म रूप से उपस्थित पाया जाता है और वह प्रवर्धित होकर प्रवर्धित जो वयस्क है उसमें रूपांतरित हो जाता है। ओविस्ट जो वैज्ञानिक थे उसमें मेलपिगी, हेलर, बोनेट एंड स्वार्मर डेम नाम के वैज्ञानिक पाए गए और जो स्पर्मिस्ट थे उसमें लीवरहुक और हर्ट स्टॉक वैज्ञानिक पाए गए। दूसरा जो सिद्धांत है अनुजनन सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, इस सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम हार्वे के द्वारा किया गया। इन्होंने कहा कि जंतु का जो उत्पत्ति होती है वह नर और मादा युग्मकों के आपस में फ्यूजन सेलेन क्रिया के माध्यम से पाई जाती है और जो संतानें होती हैं उसमें माताओं के तथा पिताओं के दोनों लक्षण उपस्थित पाए जाते। बीएस जो नियम है उसके अंतर्गत जो वॉन बीएस थे इनको आधुनिक एम्ब्रियोलॉजी का जनक कहते हैं। इन्होंने तीन अलग अलग नियम प्रतिपादित किए। पहले नियम के अनुसार परिवर्तन क्रिया के अंतर्गत जो सरल प्रकार के सिंपल प्रकार के लक्षण होते हैं वो पहले प्रवर्धित होते हैं, तत्पश्चात जो जटिल और विशिष्ट प्रकार के लक्षण हैं उनकी उत्पत्ति पाई जाती है। दूसरे नियम के अनुसार जो अलग अलग जंतुओं के भ्रूण होते हैं वह अपने वयस्कों की तुलना में आपस में अधिक समानताएं रखते हैं। तीसरे नियम के अनुसार जो उच्चतर जंतु होता है वह अपने परिवर्तन के दौरान उन विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है जो निम्नतर जंतुओं के वयस्क में पाए जाते हैं। ये तीन जो नियम हैं बीएस के द्वारा प्रतिपादित किए गए। पुनरावर्तन सिद्धांत, रिकैपिटुलेशन थ्योरी,
इसका जो प्रतिपादन है हैकल मूलर वैज्ञानिकों ने किया और इसके अनुसार ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, व्यक्तिवत जो परिवर्तन है जातिवत परिवर्तन को दोहराता है। जब जंतु अपना परिवर्तन प्रारंभ करता है अपने भ्रूणीय परिवर्तन के अंतर्गत उन विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है जो निम्नतर जंतुओं के अंदर व्यस्क होते हैं उनमें पाई जाती है। जो मेंढक का परिवर्तन है उसके अंतर्गत जो जाइगोट है, युग्मज अवस्था है, मोरुला अवस्था है, ब्लास्टुला अवस्था है, गैस्ट्रुला अवस्था है, ये जो विभिन्न अवस्थाएं हैं वह है प्रोटोजोआ, ओरिफेरा और सिलेंट्रेटा जो संघ के जंतु होते हैं उनके वयस्कों से अधिक समानताएं रखती हैं। तो ये जो व्यक्तिगत परिवर्तन है वह उन विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है जो जातिवत जो परिवर्तन है उसके अंतर्गत पाई जाती है। जन्म प्लाज्मा थ्योरी, जन्म द्रव्य सिद्धांत, जो वीजमैन वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको प्रतिपादित किया। इनके अनुसार जो जंतु होते हैं उनके देह में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, कायिकी कोशिकाएं तथा जननी कोशिकाएं। ये जो जननी कोशिकाएं होती हैं वह जंतु के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, जबकि जो कायिकी द्रव्य होता है कायिकी कोशिकाओं में उपस्थित वह जंतु की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो जननी प्लाज्मा होता है यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हुए सदैव जीवित पाया जाता है। इसका जो स्थानांतरण है युग्मकों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है मोजेक थ्योरी, इसके अनुसार ये जो विलियम ब्रुक्स वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि जो अनिषेचित अंडा होता है वह समांगी तथा अविभजित रूप से पाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का विभेदन नहीं उपस्थित रहता है और ये समांगी रूप से उपस्थित पाया जाता है इसकी आंतरिक संरचना। लेकिन निषेचन के पश्चात में इसमें विभेदन प्रारंभ हो जाते हैं और इसमें विशिष्ट जो क्षेत्र हैं वो उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। ये जो ब्लास्टुला अवस्था होती है इसके अंदर जो विभिन्न संभावी क्षेत्र हैं वह प्रकट हो जाते हैं और इन विभिन्न क्षेत्रों को हम जो संभावी आरेख होते हैं मैप होते हैं उनके माध्यम से जान सकते हैं। ये जो ब्लास्टुला अवस्था होती है इसके विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों के कारण यह मोजेक प्रकार की अवस्था के रूप में अपने आप को दर्शाती है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है रेगुलेटरी थ्योरी, नियमनकारी सिद्धांत के रूप में पाया जाता है। इसके अंदर जो हेंस डेरिक्स नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको प्रतिपादित किया और उन्होंने बताया कि जो जाइगोट होता है वो प्रारंभ में जो पूर्ण सत्ता के साथ पाया जाता है। इसके द्वारा जो देह के समस्त अंगों का विकास करने की क्षमता इसमें उपस्थित पाई जाती है। जैसे विभिन्न क्रिया होती है इसके जो निर्धारक होते हैं इसके कोशिका द्रव में उपस्थित जिनके कारण विभिन्न अंगों का विकास होता है उनका वितरण इन विभिन्न कोरखंडों में होने लगता है। जैसे जैसे कोरखंडों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे ये जो निर्धारक हैं ये अलग अलग कोरखंडों में पहुंचकर विशिष्ट अंगों के निर्माण से संबंधित हो जाते हैं। तो जो ब्लास्टोमेयर्स हैं कोरखंड हैं वह वितरण के अंत के अंदर एक विशिष्ट अंग निर्माण तक ही अपने आप को सीमित कर लेते हैं। इनकी जो पूर्ण सत्ता है वह
सीमित हो जाती है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है प्रवणता सिद्धांत के रूप में पाया जाता है। ग्रेडियंट थ्योरी का जो प्रतिपादन है टी बार्बे जो वैज्ञानिक थे, बाबरी जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको प्रतिपादित किया। इनके अनुसार जो अंडा होता है, जैसे कि मेंढक का यूलोलिसिथल अंडा है, उसके अंदर दो ध्रुव पाए जाते हैं। एक ध्रुव जंतु ध्रुव के रूप में और दूसरा अल्पक्रिय ध्रुव के रूप में पाया जाता है। ये जो जंतु ध्रुव सक्रिय ध्रुव होता है, उसके अंदर कोशिका द्रव तथा केंद्रक उपस्थित पाए जाते हैं। यहाँ जो विभाजन की समस्त क्रियाएं यहाँ से प्रारंभ होती हैं। जबकि जो पीतक युक्त अक्रिय ध्रुव है, वहां सक्रियता कम पाई जाती है। तो ये जो प्रवणता अक्ष है, वह सक्रिय ध्रुव से प्रारंभ होकर अक्रिय ध्रुव की ओर बढ़ती है, और जैसे जैसे आगे बढ़ती है, जो सक्रियता है कोशिका द्रव की, वो कम होती जाती है। अंडों के अंदर एक उपापचयी अक्षीय जो प्रवणता है वो पाई जाती है, और वो अंडों के जो वलकुट क्षेत्र होते हैं उसमें स्थित पाई जाती है, और इसके द्वारा जो संरचना विकासीय क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण किया जाता है। ये जो वलकुट क्षेत्र होता है अंडे का, उसमें एक कोशिका झिल्ली और उसके अंदर जो एक्टोप्लाज्म है, बाह्य कोशिका द्रव होता है, उसमें उपस्थित जो विभिन्न माइक्रोट्यूबुल्स सूक्ष्म नलिकाओं पाई जाती हैं। तो ये जो उपापचयी प्रवणता अक्ष है, इसके द्वारा ये जो वृद्धि है कोशिका की, ये जो विभाजन है, उपापचयी क्रियाएं हैं, उनका नियंत्रण किया जाता है। और इसके लिए यह जो प्लाज्मा झिल्ली पर उपस्थित विभिन्न ग्राही प्रोटीन का प्रोटीन का जो तंत्र होता है और जो एंजाइमेटिक्स जो तंत्र होता है, उसका विस्थापन करके यह इस विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करती है। अंतिम जो सिद्धांत है ऑर्गेनाइजर थ्योरी के रूप में, संगठक सिद्धांत के रूप में पाया जाता है। इसे स्पीमैन जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1901 में इसको प्रतिपादित किया, और उनके अनुसार ये जो अंगों का विकास होता है, अंगों का निर्माण होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस क्रिया, उसके अंतर्गत जो भ्रूण की कुछ उत्कीय क्षेत्र प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, और यह अन्य जो उत्तक उसके समीप हैं उनको प्रेरणा प्रदान करते हैं एक विशिष्ट अंग निर्माण के लिए। तो इसमें दो प्रकार के उत्तक हो जाते हैं, एक प्रेरक उत्तक के रूप में, एक सामर्थ्य उत्तक के रूप में पाया जाता है। प्रेरक उत्तक दूसरे जो उत्तक होते हैं उनको प्रेरणा देते हैं एक अंग विशेष निर्माण के लिए, और दूसरे जो उत्तक होते हैं वो अपने सामर्थ्य के अनुसार उस क्रिया को प्रतिपादित करते हैं। ये जो तंत्रिका प्लेट होती है, इसके द्वारा नेत्रों का जो रेटिना है उसके निर्माण की प्रेरणा प्रदान की जाती है, जबकि जो सिर की उपकला कोशिकाएं होती हैं, उपकला स्तर होता है, वह नेत्र के लेंस के लिए प्रेरणा उत्पन्न करता है। ये जो प्रेरणा ग्रहण करने का और प्रेरणा प्रदान करने की क्षमताएं होती हैं, वह एक सीमित समय तक ही पाई जाती हैं, और समय के साथ साथ ये जो प्रेरणा देने की, प्रेरणा ग्रहण करने की क्षमताएं परिवर्तित होती रहती हैं। एक अंग का विकास की प्रेरणा कुछ उत्तकों के माध्यम से मिलती है, और वो जो निर्मित अंग है वो आगे चलकर प्रेरक रूप में कार्य करता है, और अन्य जो उत्तक हैं उनको विशिष्ट अंग निर्माण के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार से एक अंग के बाद एक अंग के बाद एक, इस श्रृंखलाबद्ध विभिन्न अंगों का विकास शुरू हो जाता है। ये जो गैस्ट्रुलावस्था होती है, उसका जो ब्लास्टोपोर होता है और छिद्र होता है, उसका जो पृष्ठीय ओष्ठ है वह
प्राथमिक संगठन के रूप में पाया जाता है और इसके द्वारा जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं प्रेरक की वह प्रारंभ की जाती है। तो ये विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं जो एम्ब्रियोलॉजी को विभिन्न प्रकार से समझाने का कार्य करते हैं, जिनका प्रतिपादन विभिन्न वैज्ञानिकों ने किया था विभिन्न समय के अंदर। धन्यवाद।